नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल टारगेट विथ हिमांशु तिवारी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आईआर खंड के साथ चल रहे हैं। आईआर खंड में दूसरे प्रश्न के साथ भारत अमेरिका संबंधों पे मैं एक प्रश्न के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। अतः उम्मीद करता हूँ यह आपको पसंद आएगा एवं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रश्न है, भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में प्रतिमान परिवर्तन के प्रमुख नेतार्थ पर चर्चा कीजिए। अर्थात यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति में अमेरिका के प्रभाव की क्या स्थिति है एवं भारत अपने विदेश नीति का संचालन किस प्रकार से करता है। इसके साथ ही हमें इस प्रश्न में हाल में हुए अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है जो बाइडेन के रूप में, तो उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में चुनौतियों को भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं फिर। तो इस प्रश्न के पहले परिचय भाग में हम लिखेंगे, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत एवं आधुनिक विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राजनयिक संबंधों में समय के साथ उतार चढ़ाव देखा गया है, परंतु हाल के कुछ दशक में दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आते दिखे हैं। इसका अंदाज़ा हमें इस बात से लगाया जा सकता है, वर्ष 1998 भारत द्वारा पोखरण 2 का परीक्षण तत्कालीन एनडीए सरकार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देशन में किया गया। तत्पश्चात अमेरिका द्वारा भारत पे कुछ सैंक्शन लगाए गए। उस सैंक्शन को लगाने के बाद भारत ने चूँकि अपनी एक नाभिकीय नीति को स्पष्ट पहले ही कर दिया था, उस नाभिकीय नीति के तहत हमने पूरे विश्व समुदाय को यह संदेश दिया कि हम एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं एवं विश्व के जन का भलाई करने के लिए ही हम नाभिकीय ऊर्जा एवं नाभिकीय शक्ति का उपयोग करेंगे, न कि हम अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। एवं इसके साथ ही हमने यह प्रयास किया कि हमारे संबंध अमेरिकी महाद्वीप के देश जितने भी हैं उनके साथ भी सुधरें, और निरंतर वो सुधरते हुए दिखे हैं। उसके बाद अमेरिका के साथ हमारे समझौते हुए 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में नाभिकीय समझौता किया गया जो कि शांति से संबंधित था, ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमने देखा कि समय के साथ जो है संबंधों में एक मधुरता और मजबूती देखी गई है। ठीक है, तो परिचय के तौर पे आप इतना लिख सकते हैं। दूसरे तौर पे अगर आप इसमें ऐतिहासिक संदर्भ को डालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे अगर देखा जाए तो शीत युद्ध के बाद एवं शीत युद्ध के पहले के संबंधों के साथ हम दोनों देशों के बीच जो राजनयिक और रणनीतिक संबंध है उसको बांटकर विभाजित कर सकते हैं। शीत युद्ध के समय क्या था कि विश्व 2 ध्रुवीय विश्व के रूप में विभाजित था, अर्थात एक गुट तो सोवियत संघ के साथ था, दूसरा था अमेरिका के साथ। तो सोवियत संघ का नेतृत्व रसिया कर रहा था, वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। परंतु वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 2 ध्रुवीय विश्व अब एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया, और उसके बाद से बहुत ध्रुवीय विश्व की संकल्पना, बहुत ध्रुवीय शक्तियों की संकल्पना एक चर्चा में आई, और अब वर्तमान में विश्व पूरा कई ध्रुवों में बटा हुआ है। अतः इस प्रकार की समस्या अब नहीं देखी जाती है। तो उस सोवियत संघ के साथ जो भी शीत युद्ध का जो भी कार्यकाल रहा है, भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। तो भारत का झुकाव चूँकि समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भारत पर था, अतः भारत का झुकाव थोड़ा बहुत रूसी संघ की ओर देखा गया है, जबकि नाटो गैर नाटो देशों की दशा में भारत ने गुटनिरपेक्ष रहते हुए किसी भी समूह के साथ संबंध को स्थापित नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि कालांतर में वैश्विक राजनीति का संदर्भ पॉइंट बदला है, और
बदलते भू राजनीतिक और भू सामरिक महत्व के साथ ही शक्ति की धुरी में भी परिवर्तन आया है। ऐसा कहा जाता है 21वीं सदी एशिया की सदी है और उसमें भी भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में सोवियत संघ का विघटन होने के साथ ही पूरा विश्व बहुध्रुवीय विश्व के रूप में परिवर्तित हुआ। भारत में भी उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ ही भारत अमेरिका के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत को देखा गया। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला क्या था, अगर हम इसको कालखंड में विभाजित करके देखें तो वर्ष 1991 से 2001, वर्ष 1991 में से 2001 के बीच का जो कालखंड है उसमें हमने देखा कि एशिया की धुरी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दोस्तों, इसके साथ ही चीन जो है इस समय तक एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा था। वहीं भारत अपने महत्वपूर्ण विकट समस्याओं गरीबी भूखमरी से जूझ रहा था। ऐसे में उदारीकरण के बाद भारत ने अपने यहाँ उद्योगों को लगाए जाने के लिए कुछ छूट वगैरह भी प्रदान किया और भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती देखी गई। उसके बाद हमने ये देखा कि भारत 1991 से 2001 के बीच वैश्विक विश्वास को बढ़ाने में भी कारगर अपने आप को कर पाया। अतः विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध मजबूती से बढ़े एवं उनके साथ ही निवेश की संभावनाएं भारत में बढ़ी एवं भारत निवेश के लिए एक प्रमुख देश के रूप में भी देखा गया। वर्ष 1998 में जैसे कि आपको मैंने बताया कि संबंधों में कड़वाहट देखी गई थी, परंतु वर्ष 2001 से 2021 के बीच के अगर संबंधों को हम देखें, मतलब 20वीं सदी के प्रारंभ में अगर हम देखा जाए तो भारत और अमेरिका के संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे हैं। जैसे वर्ष 2008 में प्रथम नाभिकीय समझौता हुआ। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र के लिए एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया। उसके बाद चीन के विस्तारवादी नीति के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी भारत और अमेरिका संबंधों में मजबूती स्वाभाविक था। और इसी संदर्भ में हाल में हमने अभी देखा कि क्वाड जैसी संकल्पना को एक बल मिला है। हालांकि क्वाड एक पुरानी संकल्पना थी जो कि जापान के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी, परंतु इस संगठन में शामिल देशों के द्वारा समय न दिए जाने के कारण यह कुछ वर्षों के लिए शिथिल पड़ गया था, लेकिन पुनः एक बार क्वाड सक्रिय होते हुए दिखता है। उसके बाद बराक ओबामा द्वारा भारत को एक सच्चे मित्र की संज्ञा भी दी गई है। वहीं विश्वास की बहाली इस कदर तक बढ़ गई कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जैसे काटसा, कॉमकोसा, लिमोआ, बेका जैसे समझौते किए गए। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत ने अपने मजबूत विदेश नीति का संचालन करते हुए एवं ट्रस्ट को बढ़ाते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान किया। वहीं अमेरिका भी भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन प्रदान करता है, लेकिन चीन के द्वारा हमेशा वीटो किए जाने के कारण इस पर अभी तक सहमति न बन पाने के कारण भारत इसके लिए सफल नहीं हो पाया। अतः भारत अमेरिका संबंधों के अगले दौर में अमेरिका द्वारा भारत को STA 1 का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, STA 1 का दर्जा अमेरिका उन देशों को देता है जिसके साथ वह स्ट्रैटेजिक समझौते कर सके, अर्थात जिन देशों के साथ उसके स्ट्रैटेजिक संबंध मजबूत हैं, केवल उन्हीं देशों को STA 1 का दर्जा अमेरिका देता है। उसके बाद हमने ये देखा कि GSP में भी भारत को अमेरिका ने छूट प्रदान किया था। हालांकि अभी विवाद का मुद्दा है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक GSP के जरिए भारत अमेरिका में अपने उत्पादों को निर्यात करता रहा है, वो भी छूट के साथ।
उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र, अंतरिक्ष के क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि पर भी समझौते गए। कोरोना आपदा के दौरान भी हमने देखा कि भारत से अमेरिका को एक सहयोग, नगण्य सहयोग के तहत कुछ HCQ एवं PPE किट मतलब दिए गए। ऐसा नहीं कि अमेरिका इसके लिए सक्षम नहीं, अमेरिका सक्षम है, अमेरिका एक सुपर पावर है। लेकिन एक ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका से इस तरह के सहयोग प्रारंभ किए हैं और अमेरिका और भारत के संबंधों में सहयोग में मजबूती देखी गई है। उसके बाद अफ़गान डील एवं भारत के संबंधों को एक साथ देखा जा सकता है। अफ़गान डील एक शांति प्रक्रिया है। अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान में अपने सैन्य दल की तैनाती एवं वर्तमान में पुनः उसकी वापसी को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में साबित हो सकता है। अतः अमेरिका यह प्रयास करता है कि इसमें भारत एक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करे एवं अमेरिका के सैन्य गुटों की वापसी में भारत मदद करे। बराक ओबामा द्वारा भारत की सदस्यता के लिए मैंने आपको बताया पहले ही कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन किया गया है एवं भारत ने अभी पिछले वर्ष में अमेरिका और ईरान के समझौतों में जो भी दरार आया है उसको राजनीतिक रूप से समाधान के लिए समर्थन प्रदान किया है और वैश्विक शांति के लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को अगर देखें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले चीन था, लेकिन 2019-20 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सर्वाधिक USA से हमें प्रदान होता है। रक्षा संबंधों को देखा जाए तो अमेरिका ने अपने पश्चिमी कमान का नाम परिवर्तन करते हुए इंडो पैसिफिक कमान रखा है। उसके बाद क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हुए हैं। अब इसे क्वाड प्लस की तरफ ले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अंतरिक्ष सहयोग, नासा इसरो द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान 2022 में भेजा जाना संभावित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने सीमित संसाधनों के साथ ही HCQ का निर्यात किया। कोरोना आपदा के दौरान सहयोग में वृद्धि हुई। नाभिकीय सहयोग देखा जाए तो अमेरिका द्वारा भारत में आंध्र प्रदेश में 6 नाभिकीय संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित किया गया। वहीं भारत के NPCIL नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड एवं वेस्टिंग एनर्जी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन सहयोग के बिंदुओं के साथ और भी अन्य सहयोग हम लिख सकते हैं। भारत के प्रवासियों जो निवासी हैं, भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका में बड़ी मात्रा में रहते हैं एवं वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करते हैं, वहाँ के राजनीति में निर्धारण करते हैं। वर्तमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, तो यह भी एक मजबूत संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं कुछ प्रमुख चुनौतियां देखी गई हैं, जैसे अमेरिका का हमेशा से यह कहना है कि भारत एक टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग का मतलब ये हुआ कि भारत अपने जो भी आयात और निर्यात का करता है, तो निर्यात में तो अमेरिका से उसको छूट दी जाती है, परंतु आयात में जब भी अमेरिका कुछ आयात करता है तो भारत द्वारा, चाहे निर्यात करता है भारत में, तो भारत द्वारा जो प्रशुल्क है, टैरिफ है, उसमें छूट नहीं दी जाती। उसके बाद WTO में कृषि से संबंधित जो सब्सिडी का मुद्दा है वो भी दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। उसके बाद GSP एक हाल का मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद डेटा लोकलाइजेशन अर्थात डेटा का स्थानीयकरण। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि फेसबुक और व्हाट्सएप का विवाद आया था, तो इसका भी विवाद है। चीन के साथ वर्तमान उदारवादी नीति भी अमेरिका के दृष्टि से भारत के लिए
सही नहीं है। ईरान के साथ संबंधों को सुधारने भी भारत के लिए चुनौती रहा है, क्योंकि भारत ईरान से अच्छे संबंध रखता है एवं ईरान से जो कच्चे तेल है उसका आयात करता है। उसके साथ ही HB1 वीज़ा भी एक प्रमुख विवाद का क्षेत्र है। वहीं बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दों को भी दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र माना गया है। अभी हाल में ही ऐसी मांग की गई है कि कोरोना आपदा के दौरान बढ़ते दवाओं के संकट के कारण IPR को संशोधित किया जाना चाहिए एवं उम्मीद है कि ऐसा किया भी गया है और ये लेटेस्ट न्यूज़ में भी था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत के और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता, क्वाड समूह एवं COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के में सहयोग के द्वारा जलवायु परिवर्तन, रक्षा संबंध एवं वैश्विक राजनीति में शांति व्यवस्था स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है एवं उम्मीद है आने वाले वर्ष में भारत के लिए अमेरिका एक सहयोगी के रूप में एवं भारत की महत्वाकांक्षी योजना अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। इसी क्रम में हम अगला वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।